Hello students, I hope you are safe and making your learning excellent. Students, as you know, like ninth standard, you have to read 3 books of English literature in 10th standard too. So go ahead and have a glance. First book is prose means गद्य. इनके बारे में गद्य पद्य जो भी होते हैं इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी जब मैं इनकी क्रिएशंस को पढ़ाने जाऊंगी. सेकंड बुक इज पोएट्री मीन्स पद्य. इनके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. अभी केवल आप इनका मीनिंग देखिए. सप्लीमेंट्री रीडर मीन्स पूरक पाठक. Student, today I'll explain the first chapter of prose, The Enchanted Pole, written by C. Rajagopalachari. So, have a glance. The Enchanted Pole. क्योंकि ये चैप्टर प्रोज के पार्ट में रखा गया है इसलिए मैं सबसे पहले आपको प्रोज को ही एक्सप्लेन करूँगी. स्टूडेंट, प्रोज किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर के उस पार्ट को बोलते हैं. किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर के उस पार्ट को बोलते हैं जिसमें किसी भी ऑथर के उन कार्यों को शामिल किया जाता है, उन रचनाओं को शामिल किया जाता है जिनकी लैंग्वेज बहुत साधारण होती है, जिनको हम सिंपली पढ़ पाते हैं, जिन्हें पढ़ने में हमें परेशानी नहीं आती है. लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं. उसके नियम क्या है कि उसकी भाषा व्यवस्थित होनी चाहिए, ग्रामेटिकल फिट होनी चाहिए, उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाए और साथ ही वो भाषा स्पष्ट भी होनी चाहिए ताकि जो भी राइटर कह रहा है वो हम समझ सकें. इस प्रोज के जो पार्ट है इसके अंतर्गत जो नियम बताए हैं इन नियमों को फॉलो करते हुए एक राइटर अपनी स्टोरी, ऐसे और आर्टिकल्स और प्लेलिट और प्ले आदि को लिख सकता है. किसके अंदर? प्रोज वाले पार्ट के अंदर. फिक्शन अगर सब कुछ इसके अंदर आता है, फिक्शन हो या कुछ भी हो सब कुछ किसके अंदर आता है? प्रोज वाले पार्ट के अंदर ही आता है. अब प्रोज के अंदर किस बात पर विशेष ध्यान देता है कि राइटर की विचारशीलता, चिंतन मनन की शक्ति, उसकी आर्ग्यूमेंट की जो पावर है उनको विशेष स्थान इसमें दिया जाता है. दूसरी ओर चलते हैं पोइट्री की तरफ. पोइट्री में इसलिए बता रही हूँ, पोइट्री को साथ लेने से आपको प्रोज ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. पोइट्री में क्या होता है? पोइट्री यानी पद्य. पोइट्री में हम कल्पना शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जबकि हम गद्य में क्या करते हैं? विचारों और चिंतन मनन को ज़्यादा महत्व देते हैं. और पोइट्री में साथ में सबसे विशेष बात, जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में प्रोज और पोइट्री के, वो क्या है कि प्रोज में आपको कोई भी किसी भी लाइन में सुर और ताल का ध्यान रखना नहीं पड़ता. जैसे आप एक पोएम पढ़ते हैं, हिंदी की पढ़े या इंग्लिश की पढ़े या किसी भी भाषा की पढ़े, उसमें जो भी आप देखते हैं कि भाई उसमें एक रिदम होता है, जो इस लाइन के लास्ट में साउंड आया उसका मिलता जुलता साउंड इसमें आएगा, एक शेर व शायरी जिसको बोल देते हैं, वो वाली बात आपको प्रोज के अंदर नहीं देखने को मिलती. पहली बात. दूसरी बात क्या होती है कि प्रोज में जो होता है आपको कोई भी छंद से रिलेटेड स्टडी नहीं करनी पड़ती. जैसे पोइट्री में होता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भैया, स्लैबल को हम काउंट करते हैं, स्ट्रेट अनस्ट्रेट होते हैं स्लैबल, और उसमें क्या होते हैं? फीट होते हैं, मीटर होते हैं. ये सारी स्टडी आपको प्रोज के अंदर नहीं करनी होती. मीन्स आपके लिए प्रोज पोइट्री से बहुत इजी होता है. प्रोज की स्टडी हमारे लिए पोइट्री से इजी होती है, उसको हम सिंपली पढ़ पाते हैं. जैसे आपको मैं यहीं पे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ.
ये आप चैप्टर देखिए जो आज आप स्टडी करेंगे। इसमें देखिए क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, पढ़ के देखिए, हाँ आप इसे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको इस लैंग्वेज का ज्ञान है। आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि इसमें ग्रामेटिकल जो नियम होते हैं उनको फॉलो किया गया है। ये ही प्रोज होता है। पोइट्री जब मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी पोइट्री में क्या अंतर होता है। जब हम पोइट्री पढ़ेंगे तब आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चलेगा। एक अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि हमें प्रोज के अंदर कोई विशेष कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई ढूंढ के लाओ इससे मिलता हुआ वर्ड। जैसे आजकल बच्चों की बुक्स में आते कि राइमिंग वर्ड्स ढूंढिए। राइमिंग वर्ड्स ही पोइट्री से रिलेटेड होते हैं जैसे जिनका ध्यान हमें प्रोज में नहीं रखना होता। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैक। अच्छा, इस पोएम की मैं लास्ट के वर्ड लूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। जैक एंड जिल, लास्ट का वर्ड आया इसमें जिल। went up the hill, Jack fell down and broke his crown। देखिए, जिल, हिल, डाउन, क्राउन, इनकी चारों ही लाइनों में एक आपको राइम देखने को मिल रही है। ये हमें पोइट्री में ध्यान रखना होता है कि हमारे सुर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोइट्री एक तरह से संगीत में होती है, एक गाने की तरह होती है। मतलब उसको आप गाते गाते मतलब सीख जाते हैं, पढ़ लेते हैं, गाते हुए गीत की तरह गा देते हैं। लेकिन प्रोज में ऐसा कुछ नहीं होता। होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और देती हूँ। एक वर्ड देखिए आप मुझे इसका मीनिंग बताइए क्या है ये। हाथ। हाथ का मीनिंग होता है ब्रिटिश इंग्लिश में हैज, और ये एक वर्ड है अमेरिकन। तो ऐसे ही आपको पोएट्री के पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है कि भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वे दूसरी भाषा के होते हैं जिनका हमको ज्ञान नहीं होता, या और दूसरी बात उसमें एक सुर ताल को ध्यान रखा जाता है। वो सारी प्रॉब्लम हमें प्रोज में फेस नहीं करनी पड़ती जो पोइट्री के अंदर मैंने आपको बताया कि आती है। तो प्रोज का अध्ययन आसान होता है। चलते हैं अपने आज के चैप्टर की ओर जो है द एन्चांटेड पूल, जिसका मीनिंग है मायावी सरोवर, और जिसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। अच्छा, सबसे पहले जिन्होंने इसे लिखा है मैं थोड़ी सी नॉलेज उनके बारे में ही आपको दे देती हूँ बहुत शॉर्ट में। देखिए, इनका पूरा नाम जो था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, और ये एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, राजनीतिक और एक लेखक भी थे। लेखक थे तभी तो कुछ लिख रहे हैं, ये एक लेखक थे। वे राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। यद्यपि सरदार पटेल गवर्नर जनरल के लिए चुने गए थे, उनका नाम सुझाया गया था, लेकिन इसके जब प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, कौन थे बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके सजेशन पर और उनके आग्रह करने पर इनको ही गवर्नर जनरल बनाया गया, सरदार पटेल को नहीं बनाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। और जो ये थे राजगोपालाचारी, ये ज़्यादा किससे प्रभावित थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1950 में जब सरदार पटेल की डेथ हो गई, सरदार पटेल का जिक्र आपने अभी सुना है कि पहले उन्हें ही गवर्नर जनरल बनाना था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने से उन्हें नहीं बनाया गया बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। और जब उनकी डेथ हो गई पटेल की 1950 में, तो उनकी डेथ के बाद जो गोपालाचारी थे, इन्होंने 10 महीने के लिए गृह मंत्री पद पर भी कार्य किया, लेकिन फिर इन्होंने उस पद से रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इनका थोड़ा वैचारिक भिन्नता हो गई। किनके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ। इसलिए इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। और ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने संस्कृत के एक महाकाव्य जिसका नाम क्या है? रामायण। रामायण को इन्होंने तमिल भाषा में लिखा है।
किसने? राजगोपालाचारी ने। देखिए इनके काम कितने हो गए अब। ये एक तो स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, राजनीतिक थे, लेखक थे, इनके गवर्नर जनरल भी रहे भारत के, और ये पहले और लास्ट थे। इन्होंने गृह मंत्री पद पर भी काम किया, और इन्होंने जो रामायण थी उसका तमिल में अनुवाद भी किया। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि ये लेसन किसने लिखा है और इसके राइटर कौन है, और उन राइटर के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात, इन्हें जो है 1954 में यानी कि 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये थी इनके बारे में जानकारी। अब हम थोड़ी जानकारी इस चैप्टर के बारे में कर लेते हैं। स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और चैप्टर को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।